एपिसोड 235 रिबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दी गई है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले भाई लोग एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि कल मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम रिबॉर्न ऑफ पुष्कर है तो कल आएगी। जरूर सुनना क्योंकि इसमें प्रीमियम वॉइस और मास्ट बैकग्राउंड साउंड के साथ बनाया गया है, जैसे कि पॉकेट एफएम पर होता है। उनकी बात सुनकर मायरा की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। सॉरी डैड, मुझे पता नहीं था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा। डैड, आप दीदी को क्यों डांट रहे हो? देखो दीदी कितनी बुरी हालत है। मोक्ष के गार्ड ने दी को कितना मारा है, और हमें क्या पता था कि वो लड़की इतनी बड़ी कंपनी की ओनर होगी। समीरा ने गुस्से और उदासी से कहा। ईशानी की वजह से आज उनकी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में है। अब आगे। समीरा की बात सुनकर नीलेश जी को और भी गुस्सा आ गया। तुम अभी भी शिकायत करने की हिम्मत कर रही हो, जबकि सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुमने कल ये सब शुरू नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हारी ही गलतियों की वजह से आज मायरा की ये हालत है, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था अभी शांत रहो, फिर भी तुमने बिना कुछ सोचे समझे उससे दुश्मनी मोल ले लिया। तुम्हें पता भी है जी कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी कंपनी है। वो पूरी बिजनेस वर्ल्ड में एक शार्क की तरह है, जो बिना देखे ही पानी में रह रही अनगिनत मछलियों को निगलने की ताकत रखता है। आज तक किसी को नहीं पता कि जी कॉर्पोरेशन की जड़ कहां कहां तक फैली हुई है। हम उस लड़की से बिल्कुल भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, वरना अगली बार वो हमें सिर्फ छोटा सा झटका नहीं देगी, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाएगी। इसलिए उसे आगे से कॉलेज में या कहीं भी देखो तो परेशान मत करना। इस लड़की से सिर्फ राजवंश कॉर्पोरेशन ही निपट सकता है, पर मोक्ष भी उस लड़की से प्यार करता है। दोनों की ताकत मिल जाए तो पूरे दुनिया पर ये राज कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर समीरा डर गई। मायरा की दिल में तो जैसे आग लग गई थी ईशानी की पावर के बारे में सुनकर। वो रोते हुए बोली, बट डैड, मैं मोक्ष को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। प्लीज डैड, प्लीज मोम, कुछ कीजिए, वरना ईशानी मोक्ष को पूरी तरह से अपना बना लेगी। आप ये भी तो सोचिए, अगर मोक्ष और ईशानी अलग हो गए और मैं मोक्ष की जिंदगी में आ गई और मोक्ष को मुझसे प्यार हो गया, तो हमें ईशानी से या उसकी पावर से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपने ही तो अभी कहा ना कि सिर्फ राजवंश कॉर्पोरेशन ही जी कॉर्पोरेशन से मुकाबला कर सकता है। तो अगर मोक्ष मेरा हो गया तो क्या हम उस लड़की ईशानी से आसानी से नहीं निपट सकते? हम उसे आराम से हरा सकते हैं, फिर हम उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। हाँ डैड, दी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी दीदी बचपन से मोक्ष जी से प्यार करती है, तो उन्हें उस लड़की का नहीं बल्कि दी का होना चाहिए। मायरा की मोक्ष के लिए पागलपन देखकर नीलेश जी अब और भी ज्यादा चिंता में पड़ गए। वो मायरा की तरफ देखकर बोले, देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम मोक्ष से बहुत प्यार करते हो, पर मोक्ष ईशानी से प्यार करता है। और ईशानी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। अगर वो साधारण होती तो मैं कब का उसे मोक्ष की जिंदगी से दूर कर देता। पर उस लड़की के पास भी मोक्ष के जितना ही पावर है, उससे उलझकर हम पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नहीं डैड, आज तक आपने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए। मुझे मोक्ष चाहिए डैड, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर मायरा वहां से अपनी रूम की तरफ भाग गई। उसकी बात सुनकर संगीता जी और नीलेश जी परेशान हो गए। मायरा को वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मायरा को वो लक्की चार्म मानते थे। पर वो जानते थे मायरा की इस जिद को पूरा करना उनके बस में नहीं है। पर वो इस वक्त बहुत डर गए थे मायरा की जान देने की धमकी सुनकर। संगीता जी अपने पति की तरफ देखकर बोली, हम अपनी बेटी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकते। अगर उसने सच में कोई गलत कदम उठा लिया तो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हमें कल्पना जी से बात करनी होगी, वरना हमारे पास बस एक ही रास्ता है। हमें कुछ भी करके जया जी को बुलाना होगा, शायद वो कुछ कर पाए। राजवंश फैमिली में सब उन्हें सम्मान करते हैं। उनकी बात सुनकर नीलेश जी बोले, राजवंश फैमिली भले ही उनकी सम्मान करता हो, पर वो उनकी कोई आपनी नहीं है, इसलिए वो क्या ही कर लेगी। और राजवंश फैमिली उस लड़की ईशानी को कितना प्यार करते हैं, ये तुमने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या तुम्हें लगता है वो किसी की बातों में आकर ईशानी को मोक्ष की जिंदगी से दूर करेंगे? और तो और मोक्ष अपनी घरवालों की बात भला कब मानता है। इसलिए तुम्हें मायरा को समझाना चाहिए कि वो ऐसे पागलपन ना करे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। संगीता जी ने गुस्से से अपनी मुठिया कस लिया। वहीं मायरा जो अपनी रूम की डोर के पास खड़ी थी, उसने भी कुछ सोचा और रूम में जाकर किसी को फोन लगा दिया। भले ही वो इस इंसान को फोन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी कंपीटिटर थी, पर ईशानी को हराने के लिए और मोक्ष के जिंदगी से दूर करने के लिए उसे इस लड़की से मदद लेना ही होगा। वहीं मेहरा विला में सब हॉल में बैठे हुए थे और थोड़ा परेशान लग रहे थे। तभी दादी माँ बोली, देखो आज ही हमने आपकी बहन का नाम लिया और वो आज ही हमें याद करने लगी। पता कब आ धमके। एक तो वो बेवकूफ है, ऊपर से वो इस लड़की प्रिया को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। दोनों एक जैसी मूर्ख और बददिमाग जो है। उनकी बात सुनकर दादाजी ने अपना सिर पीट लिया। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि वो आज आने वाली है।
उसने तो थोड़ी पहले ही मुझे फोन करके बताया, तो ने कैसे उसे यहाँ आने से मना करता और कहता कि तुम यहाँ मत आना। बाकी सब भी परेशान थे। सुकेत जी परेशानी से अपना माथा रगड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी बुआ जी ईशानी को पसंद नहीं करती। जब ईशानी इस घर में आई थी और उन्हें पता चला था, तब भी उन्होंने फोन करके झगड़ा किया था कि चाहे वो लड़की हमारी खानदान से ही क्यों ना हो, पर इतने साल वो बाहर रही है तो उसकी संस्कार अच्छे नहीं होंगे, इसलिए उसे घर लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर उनकी मां कहाँ कम थी। प्रभा जी ने उस वक्त उनकी बुआ सौदामिनी जी साफ साफ कह दिया था कि तुम भी मुझे पसंद नहीं हो, फिर भी तुम इस घर में आती हो। ये घर मेरे पति और मेरा है, इसलिए मेरी पोती यहाँ रहेगी। अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम मत आओ। तब से 6 साल हो गया था, पर गुस्से से उनकी बुआ जी अभी तक इस घर में नहीं आए थे। पूजा या पार्टी में बुलाने के बाद भी वो नहीं आती थी, पर अब जब वो घर आ रही है, तब तो अब से उनके जाने तक ये घर बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली थी। तभी दर्शित बोला, दादी माँ आप परेशान मत होइए। वैसे भी बुआ दादी ईशानी को कुछ भी नहीं बोल पाएगी, क्योंकि ईशानी के सामने शायद उनकी बोलती ही बंद हो जाए। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि सौदामिनी की वजह से मेरी पोती बिल्कुल भी स्ट्रेस ले। क्या तुम सब भूल गए कि उसे पैनिक अटैक आता है? दादी माँ ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब परेशान हो गए। समीर बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं बुआ दादी को ईशानी को कुछ भी कहने से पहले ही माना कर दूंगा। वहीं प्रिया अपनी रूम की गेट के पास खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसे पता था कि बुआ दादी उसे बहुत प्यार करती है, वो ईशानी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब वो उसकी ऐसी दयनीय हालत देखेंगे तो जरूर ईशानी पर अपनी सारा गुस्सा निकलेंगे। ये सोच सोचकर उसे मजा आ रहा था। हॉल में सभी बातें कर रहे थे, तभी बहुत कुछ गाड़ियां आकर रुकी। कुछ देर बाद रेहान और अयान का इरिटेटिंग चेहरा नजर आया। दोनों के हाथ में दो दो बैग था। दोनों इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। गुस्से में उनका मुंह फूला हुआ था, क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें बुआ दादी को लाने के लिए जाना पड़ा था। और बैग भी वही दोनों उठा रहे थे, किसी कुली की तरह, क्योंकि बुआ दादी सौदामिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी एरा गेरा छोटा आदमी उनकी सामान को छुए। वहीं रेहान और अयान के पीछे एक औरत पूरी रौब के साथ चलकर अंदर आ रही थी। महंगी साड़ी और गहनों से लदी वो औरत अपनी अमीरी दिखा रही थी, पर सच में तो वो किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। रेहान और अयान हॉल में आ गए तो सर्वेंट ने जल्दी आगे आकर डे से उनकी हाथ से बैग लेने को हुए। रुको, मेरी चीजों को मत छुओ। ये आवाज सुनकर सर्वेंट रुक गए। ये आवाज बुआ दादी की थी। वो नौकरों की तरफ देखकर घमंड और नाक सिकोड़ते हुए बोली, पहले जाओ अपनी हाथ अच्छे से क्लीन करके आओ। मुझे अपनी चीजों पर जम्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर सारे सर्वेंट साइड में हाथ धोने चले गए। उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था। वहीं दादाजी दादी माँ और बाकी सब भी उनकी इस बिहेवियर की वजह से गुस्से में थी, पर उन सबको पता था कि ये सौदामिनी जी की पुरानी आदत है। दादाजी थोड़े गुस्से में बोले, मिनी तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हें किसी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रनिकांत जी सौदामिनी जी को बचपन से ही मिनी कहते थे, क्योंकि मिनी उनसे 9 साल छोटी थी। उनकी बात सुनकर सौदामिनी जी उनके पास आकर बोली, भाई आपको तो पता है ना, मुझे क्लीन चीजें ही पसंद है। मुझसे डस्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। फिर बाकी सबकी तरफ देखकर बोली, क्या तुम सब आपकी संस्कार भूल चुके हो कि बड़ों को कैसे सम्मान देना है? उनकी बात सुनकर सबने उठकर उनकी पैर छू लिए। वहीं नंदिनी अपनी रूम से बाहर आकर ये सब देख रही थी और मन ही मन बोली, तो ये है वो बूढ़ी चुड़ैल जिसे ईशानी की घर में आने से प्रॉब्लम थी। ये तो किसी जोकर की तरह लग रही है। वहीं सब सोफे पर बैठ गए। किसी को भी सौदामिनी जी खास पसंद नहीं थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सौदामिनी जी इधर उधर अपनी नजर दौड़ाते हुए बोली, घर की इकलौती प्यारी राजकुमारी प्रिया कहाँ है? क्या उसे पता नहीं कि आज उसकी बुआ दादी आने वाली है? उनकी बातें सुनकर सबका मुंह बन गया। किसी को भी उनका प्रिया को घर की इकलौती राजकुमारी कहना पसंद नहीं आया। दर्शित गुस्से में कुछ बोलने वाला था, तभी प्रिया एक पुरानी पतली ड्रेस पहनी हुई रूम से बाहर आ गई। वो इस वक्त बहुत ज्यादा दयनीय लग रही थी। उस ड्रेस में से उसकी चोट की निशान साफ साफ नजर आ रही थी। वो धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगी, जैसे उसने बुआ दादी को देखा ही ना हो। वहीं उसे देखकर सौदामिनी खुश हो गई और बोली, प्रिया बच्चा तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? उनकी आवाज सुनकर प्रिया रुकी, फिर हैरानी से बुआ दादी को देखने लगी, जैसे उसे पता ही ना हो कि बुआ दादी आने वाली है। उन्हें देखकर वो हैरानी से बोली, बुआ दादी। फिर उनके पास जाकर उसने उनकी पैर छू लिए और खुशी से बोली, बुआ दादी आप आने वाली थी, आपने मुझे बताया भी नहीं। मैंने आपको बहुत मिस किया, आप इतने सालों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इतना कहकर वो उदास हो गई, जैसे वो सच में बुआ दादी को कितना ज्यादा प्यार करती हो। अरे मेरी बच्ची, मैं भी तुम्हें हमेशा याद करती थी। आखिरकार तुम हमारी फैमिली की इकलौती बेटी हो। उनकी बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। वहीं प्रिया मायूस होकर दुखी होकर बोली, बुआ दादी आप ऐसा मत कहिए, ये सच नहीं है।
मैं तो इस फैमिली की बस गोद ली हुई बेटी हूँ। मोम डैड ने दया दिखाकर मुझे यहाँ रखा हुआ है। इस घर की इकलौती असली बेटी तो ईशानी है। उसकी बात सुन मार सौदामिनी जी की नजर प्रिया की हालत पर गई। उसकी बॉडी पर इतनी सारी चोट की निशान देखकर वो हैरान हो गई। बच्चा, तुम्हारी बॉडी में इतनी सारी निशान क्यों है? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? उनकी बात सुन मार प्रिया बोली, ये सब मेरी गलती से मुझे चोट लगी है। बुआ दादी इसकी कोई जिम्मेदार नहीं है। मुझे काम है, किचन में आपके लिए कुछ बना देती हूँ। इतना कहकर वो हल्की स्माइल करते हुए वहां से चली गई। उसकी जाने के बाद सौदामिनी जी सबकी तरफ देखकर गुस्से से बोली, ये क्या हो रहा है? प्रिया इस हालत में क्यों है? और उसे इतनी सारी चोट कैसे लगी? और वो क्यों किचन में काम करने के लिए जा रही है? जबकि घर में इतने सारे सर्वेंट हैं तो इस घर की राजकुमारी को काम करने की क्या जरूरत है? और हाँ भाई लोग, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि कल मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम रिबॉर्न ऑफ पुष्कर है तो कल आएगी, जरूर सुनना, क्योंकि इसमें प्रीमियम वॉइस और हाँ मास्ट बैकग्राउंड साउंड के साथ बनाया गया है, जैसे कि पॉकेट एफएम पर होता है। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मेरी कहानी रिबर्थ ऑफ व्हाइट सोल सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर।